नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अर्थ पर। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड 19 की वजह से कोई भी स्कूल्स और कॉलेजेस के एग्जाम और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स के लिए। मेरा नाम भरत। आप आज अपन 12th क्लास का संचार व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक अहम भूमिका रखता है, जिससे आपकी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बाद में आने वाले समय में हम आपके साथ द अर्थ पर ही बने रहेंगे। धन्यवाद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संचार व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है कि संचार व्यवस्था हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पुराने समय की बात करें तो राजा एक दूसरे राजाओं से बातचीत करने के लिए एक दूत को भेजा करते थे, जिसकी वजह से उनके बीच में बातचीत हुआ करती थी। उसके बाद में उस दूत को हटाया गया और कबूतर काम में लिया गया। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है, मार्कोनी, रदरफोर्ड, इन सब ने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके हर्ट्ज के साथ हर्ट्ज और इन सब ने एक्सपेरिमेंट करके इसको बहुत ही कम समय में अधिक दूरी तक बातचीत करने का एक नया तरीका निकाला, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे बैठे भी अमेरिका तक बहुत लंबी दूरी तक बहुत आसानी के साथ तय कर सकते हैं। संचार व्यवस्था आज हमारे जीवन का एक अहम मुद्दा बन गई है। संचार व्यवस्था आज हमारे समाज में अभी एक अहम मुद्दा है, जिसकी वजह से हम अपनी सूचनाएं बहुत जल्दी और बहुत तीव्र गति के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जिसका आज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, कारगर और बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर हम बात करें संचार व्यवस्था के अवयवों की, अगर हम बात करते हैं इनके अवयवों की, तो जैसा कि अपन को पता है कि संचार व्यवस्था में 3 प्रकार के अवयव होते हैं: सूचनाएं भेजने वाला, सूचनाएं प्राप्त करने वाला और सूचना लाने ले जाने वाला माध्यम। वह जो सूचना प्राप्त करता है, ग्राही, सूचना भेजने वाला, प्रेषित, और तीसरा माध्यम। एक व्यक्ति है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करनी है, किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करनी है। मान लेते हैं कि एक मोहन है जो किसी व्यक्ति सोहन से बातचीत करना चाहता है, और इनके घर आमने सामने हैं। तो क्या करेगा? मोहन छत पे आएगा, सोहन छत पे आएगा, और जोर जोर से दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो यहां माध्यम की भूमिका किसने निभाई? जो माध्यम की भूमिका है वो निभाई है हवा ने या एयर ने। ये बात समझ में आई? यानी अगर माध्यम नहीं होगा तो हम बातचीत नहीं कर सकते। अगर दो व्यक्तियों के बीच में हवा नहीं होगी तो वो भी बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करें तो अपन अवयव के बाद बात करते हैं, तो कुछ शब्दावली है उन पे कुछ बात करेंगे, जिसकी वजह से अपन को इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो अब अपन बात करते हैं संचार तंत्र के विलय कारक के बारे में, कि सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से पहुंचती हैं। तो सबसे पहले एक होता है सूचना स्रोत, जो कि सूचना को भेजने का काम करता है।
सूचना स्रोत, जो कि क्या काम करता है, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। सूचना स्रोत जो है वो प्रेषित से होके प्रेषक के पास पहुंचती है। उस तत्पश्चात एक माध्यम होता है। अब वो माध्यम जो है वो माध्यम का दूसरा नाम जैसे चैनल होता है, तो वो चैनल कुछ भी हो सकता है, हवा, तार या कोई भी दूसरे प्रकार का ठोस द्रव्य, जैसा भी अपन चाहते हैं वैसा माध्यम हो सकता है। माध्यम के बाद यह सूचना पहुंचती है अभिग्राही के पास, और अभिग्राही देता है उसके बाद में इसको सूचना उपयोगकर्ता को। प्रेषित से निकलने वाला सिग्नल प्रेषित सिग्नल कहलाता है। और यहां प्राप्त होने वाला सिग्नल ग्राही सिग्नल। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो उसमें कोई ना कोई नॉइज या रव पैदा हो जाता है, जो कि माध्यम की वजह से उत्पन्न होता है या माध्यम में उत्पन्न होता है। दोनों ही कारण, दोनों ही चीजें संभव है। तो यहां एक नॉइज प्रोड्यूस हो जाएगी या नॉइज उत्पन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से सूचना का कुछ ना कुछ भाग कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपन ने 100 सूचनाएं भेजी हैं तो यहां पहुंचते पहुंचते सूचनाएं 96 या 98, 96 से 98 के बीच में रह जाएंगे। गेट इट दोस्तों? अब हम संचार तंत्र से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। ये शब्दावली अपने इस चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा उपयोग करेंगी, जिसके कारण हम सब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये जो शब्दावलियां हैं ये इस चैप्टर का एक बोले तो मूलभूत इकाई है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसकी बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब ये जो वीडियो है ये मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी ऊर्जा के में रूपांतरण में होता है। तो यह सब काम कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करता है। अगर मैं इसको किसी भी एक उदाहरण की मदद से समझाना चाहूं, ये एक मोबाइल है और इसके अंदर अपन क्या देते हैं? वॉइस। वो वॉइस किसमें बदलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। तो ये जो रूपांतरण हुआ यहां, यह रूपांतरण ट्रांसड्यूसर करता है। तो ट्रांसड्यूसर की क्या परिभाषा होगी? वह युक्ति जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? ट्रांसड्यूसर कहलाती है। इसके बाद में क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे एक जगह से अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगी। वहां क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे आई हैं। अब वो विद्युत चुंबकीय तरंगे किस में बदलेंगी? वॉइस में बदलेंगी। आप आवाज ही सुनते हो वापस। तो ये काम भी वापस किसने किया? ट्रांसड्यूसर ने। कितने ट्रांसड्यूसर काम में लिया अपन ने? पहले तो वॉइस को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलने के लिए, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों को वॉइस में बदलने के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी शब्दावली पे, जो कि है सिग्नल। ये नाम आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको परिभाषित कीजिए, तो शायद आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसको परिभाषित कैसे किया जाए। तो मैं बताता हूं आपको एक अच्छे और सही तरीके से कि सिग्नल होता क्या है। सिग्नल अगर बात करें तो एक सूचना होती है, और सूचना का यदि विद्युत चुंबकीय रूपांतरण कर दिया जाए तो उसको कहते हैं अपन सिग्नल। जैसे कि मैं बात करूं वॉइस, आवाज। अब ये आवाज जैसे ही अपन एक मोबाइल में बोलते हैं तो किस में बदलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। और यही विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ग्राही के पास पहुंचती हैं, और ये विद्युत चुंबकीय को वापस से बदल लिया जाता है किसमें? वॉइस में। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनको क्या बोलेंगे अपन? सिग्नल। ये आ गई बात समझ में? बात करते हैं तीसरी शब्दावली प्रवर्धन की। प्रवर्धन का यूज सबने किया है। अगर बात करें कि किस प्रकार से किया है तो देखना, समझना इसको। आप किसी जागरण में गए, वहां पे अगर माइक और एम्पलीफायर नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? क्या सभी लोगों तक आवाज पहुंच पाएगी? नहीं। तो जो व्यक्ति वहां खड़ा होकर, स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है, उसकी आवाज सबको सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं। तो उसकी आवाज को बढ़ाने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन? एम्पलीफायर। याद है आपको? और उसी एम्पलीफायर की बात करें तो उसी का ही हिंदी रूपांतरण है प्रवर्धन। तो प्रवर्धन क्या होता है? सिग्नल का सिग्नल के आयाम में वृद्धि, सिग्नल के आयाम में वृद्धि करने की प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलन की, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर अभी तक साबित हुआ है अपनी जिंदगी में। आप और मैं सभी इसका बहुत यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। देखते हैं कि अपन इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मॉड्यूलन की परिभाषा की। इसकी परिभाषा से पहले मैं कुछ अलग बातें करना चाहूंगा जो कि आपके इस चैप्टर से संबंधित है। अगर मैं बात करूं किसी भी सिग्नल में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, तो आप सब कहेंगे आयाम, आवर्ती, और ये दो मुख्य गुण होते हैं किसी भी सिग्नल में। आयाम और मैं आवर्ती की बात करूं तो जैसे मैं इसकी बात करता हूं, ये कोई सिग्नल है, तो इसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या होता है? आयाम। ये मान लेता हूं ए। आवर्ती, आवर्ती की परिभाषा आपको पता है, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या
क्या कहलाती है? आवर्ती। अगर मैं मॉड्यूलन की बात करूं और मैं बात करता हूं कि मुझे कोई भी एक सिग्नल है, कोई भी एक सूचना है, राजस्थान सीकर से आसाम पहुंचानी है, गुवाहाटी। सीकर राजस्थान से आसाम गुवाहाटी पहुंचानी है। तो बोलकर तो मैं पहुंचा नहीं सकता डायरेक्ट कि मैं सीकर राजस्थान से खड़ा होकर चिल्लाने लगूं और आसाम तक मैं सोचूं कि आसाम तक पहुंच जाए ये आवाज। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं। इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने परिवर्धन। परिवर्धन से अपन ने क्या किया था? आयाम की वृद्धि करी थी। आयाम की वृद्धि करी थी। अब वो भी एक फिक्स लिमिट तक, एक निश्चित दूरी तक ही पहुंचा सकता है। उसके बाद में अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है मॉड्यूलन। मॉड्यूलन क्या होता है? मॉड्यूलन होता है किसी भी एक तरंग का आयाम या आवृत्ति दूसरी तरंग के अनुसार अगर परिवर्तित हो जाए तो वह मॉड्यूलन कहलाता है। जैसे कैसे बात करें, चलो मान लेते हैं कि आपका एक वॉइस सिग्नल है। ये एक वॉइस सिग्नल है जिसकी आवृत्ति बहुत ही कम है और आपके पास एक तरंग है जिसको मैं अभी कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, उसके बाद में अपन इसको एक नाम देंगे, जिसकी आवृत्ति बहुत उच्च है और इसका आयाम भी। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो एक उच्च आयाम की तरंग या उच्च आवृत्ति की तरंग प्राप्त होगी। यहां से क्या प्राप्त होगा? उच्च आयाम या आवर्ती तरंग। उच्च आयाम या आवर्ती की तरंग क्या होगी? उच्च आयाम और आवर्ती की तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में बहुत आसानी होती है। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि यदि उच्च आयाम या आवर्ती नहीं रखी जाएगी तो जो अपने टावर्स हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। की आखिरी शब्दावली वी मॉड्यूलन की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है मॉड्यूलन क्या होता है? निम्न आवर्ती की तरंगों को उच्च आवर्ती पर अध्यारोपित करके उच्च आयाम तथा उच्च आवर्ती की तरंगें प्राप्त की जा सकती हैं जिन्हें अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। अब बात करते हैं अपन वी मॉड्यूलन की। अब जिस भी व्यक्ति को उच्च आवर्ती की तरंगें भेजी जाएंगी वो तो उच्च आवर्ती की तरंगें तो उसके काम की है नहीं, उसको तो सिर्फ और सिर्फ सूचना सुनना है। अगर वो उच्च आवर्ती की तरंग सुन लेगा तो उसका कान फट जाएगा। तो उसको अपन को जो उच्च आवर्ती जो अपन ने ऐड करी थी यहां उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होगा? उसके लिए भी एक प्रक्रिया लगेगी। तो वी मॉड्यूलन क्या होता है? उच्च आवर्ती की तरंगों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है तथा उससे सूचना प्राप्त की जाती है वी मॉड्यूलन कहलाती है। या अपन बात करें तो इसका वी मॉड्यूलन जो है मॉड्यूलन की उल्टी प्रक्रिया है। यहां पे उच्च आवर्ती या आयाम
की तरंगों को हटाया जाता है तथा सूचना प्राप्त की जाती है। आज के लिए दोस्तों अपन यहीं इसको फिनिश करते हैं। आने वाली वीडियो में आप इस पार्ट से बचे हुए जितने भी बिंदु हैं उनको देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी जिसको भी ये जरूरत है, आपको लगता है कि इस इंसान को इस वीडियो की जरूरत है, इसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो उसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बार बार इन वीडियोस को देखें, याद करें चीजें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारा समय खराब हुआ लॉकडाउन के चलते।